नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गलवान घाटी हिंसक झड़प को आज पूरा हुआ 1 साल। शहीद हुए वीर जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन की संदिग्ध साइबर जासूसी में अमेरिका के अहम प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भरोसे के काबिल नहीं है चीन। गलवान में मात खाने के बाद जिनपिंग जल्द कर सकता है नई खुराफात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गलवान घाटी हिंसक झड़प को आज पूरा हुआ 1 साल। शहीद हुए वीर जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में स्थित गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प को आज 1 साल पूरा हो गया है। याद होगा कि पिछले साल 15 जून को चीनी सैनिकों को सबक सिखाते हुए भारत के 20 वीर जवान शहीद हो गए थे। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को 1 साल पूरा होने पर सेना समेत कई लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि शहीद हुए बहादुर जवानों की वीरता राष्ट्र की स्मृति में हमेशा बनी रहेगी। सेना की तरफ से कहा गया, सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे और सेना के सभी रैंक की तरफ से देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करते हुए गलवान घाटी में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद हुए बहादुर जवानों की वीरता राष्ट्र की स्मृति में सदैव अंकित रहेगी। 15 जून 2020 को भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक घटना में तनाव इतना बढ़ गया था कि किसी भी तरफ से छोटी सी उकसावे की कार्रवाई भी LAC पर बड़े टकराव की शुरुआत कर सकती थी। 15 जून को चीनी सेना को खदेड़ते हुए भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। चीनी सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन 20 जवानों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए देश के नाम अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इस साल फरवरी में चीन ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में चीनी सैनिक भी मारे गए थे। चीन ने कहा था कि भारतीय सैनिकों के साथ हुई उस हिंसक झड़प में 5 चीनी सैन्य अधिकारी और जवान मारे गए थे, जबकि रिपोर्टर्स की माने तो मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच गतिरोध आज भी देखने को मिल रहा है और कई दौर की बातचीत होने के बाद भी दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव जारी है, लेकिन भारतीय सेना का मनोबल आज भी उतना ही ऊंचा है जितना कि पहले था। आज भी खून जमा देने वाली ठंड में सेना बड़ी ही मुस्तैदी के साथ देश की रक्षा के लिए डटी हुई है। गलवान घाटी में हुई उस हिंसक झड़प के बाद दोनों सेनाओं ने टकराव वाले कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर जवानों और हथियार समेत साजो सामान की तैनाती कर दी। भारतीय वायुसेना लद्दाख में राफेल, MiG-29 और सुखोई 30 समेत अपने लड़ाकू विमानों की टुकड़ियों को तैनात। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की संदिग्ध साइबर जासूसी में अमेरिका के अहम प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। जी हां दोस्तों, संदिग्ध रूप से चीन के इशारे पर काम करने वाले हैकरों ने आंतरिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाए गए उपकरण को हैक करके अहम अमेरिकी प्रतिष्ठानों के कंप्यूटरों तक पहुंच बना ली। पल्स कनेक्ट सिक्योर नेटवर्किंग उपकरणों को हैक किए जाने का पता अप्रैल में लगा था, लेकिन इससे कितना नुकसान हुआ है यह अब स्पष्ट होना शुरू हुआ है। एसोसिएटेड प्रेस को पता चला कि हैकरों ने दूरसंचार कंपनी वेरिजोन और देश की सबसे बड़ी जल एजेंसी को निशाना बनाया। इस माह की शुरुआत में खबर मिली थी कि देश की सबसे बड़ी न्यूयॉर्क सिटी सबवे प्रणाली पर भी हमला हुआ। सुरक्षा अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि पल्स सिक्योर पर हमले के तहत कई अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया, जिनके नाम अभी तक नहीं बताए गए हैं। कई कंपनियां और सरकार अपने नेटवर्कों की सुरक्षा के लिए पल्स सिक्योर का इस्तेमाल करती हैं। अभी यह अस्पष्ट है कि क्या कोई संवेदनशील जानकारी लीक हुई है या नहीं। हैक हुए कुछ प्रतिष्ठानों का कहना है कि उन्हें आंकड़े लीक होने के बारे में कोई सबूत नहीं मिला है। यह अनिश्चितता साइबर जासूसी में आम बात है और जानकारी चोरी होने के बारे में पता लगने में महीनों लग जाते हैं। पल्स कनेक्ट सिक्योर ने इस मामले में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही संवेदनशील जानकारी लीक नहीं हुई हो, तब भी यह चिंता की बात है कि हैकर अहम संगठनों के नेटवर्क तक पहुंच बनाने में सफल हुए। मैंडिएट साइबर सुरक्षा कंपनी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी चार्ल्स कार्नकल ने कहा कि हैकर कुछ बहुत हाई प्रोफाइल संगठनों तक पहुंच बनाने में सफल रहे, जिनमें से कई बहुत सुरक्षित। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भरोसे के काबिल नहीं चीन। गलवान में मात खाने के बाद जिनपिंग जल्द कर सकता है नई सैनिक खुराफात। जी हां दोस्तों, लद्दाख के गलवान घाटी क्षेत्र में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई मुठभेड़ को 1 साल हो गए। इस घटना ने भारत और चीन के रिश्तों में जितनी कड़वाहट घोली, उसकी बराबरी केवल 1962 में चीन के सैनिक हमले से ही की जा सकती है। रक्षा मामलों के इतिहासकार तो इसे आधुनिक सैनिक इतिहास की सबसे बर्बर घटनाओं में गिन रहे हैं। 15-16 जून 2020 की रात भारतीय नियंत्रण वाले लद्दाख और चीनी कब्जे वाले अक्साई चीन के बीच पड़ने वाली गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर अचानक हमला किया था, जिसमें 20 भारतीय जवान बलिदान हुए थे। जब यह हमला हुआ
उस समय भारतीय सैनिक पूरी तरह निहत्थे थे और वे भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच बनी सहमति के तहत वहां से चीनी सैनिकों की वापसी का मुआयना करने आए थे। चीनी सैनिकों का जत्था पहले तो वापसी के लिए अपनी दिशा में चल दिया, लेकिन फिर अचानक ही पलटकर उसने कील लगी लोहे की छड़ों के साथ भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। जब तक निहत्थे और हतप्रभ भारतीय सैनिक संभलते और उनके बचाव के लिए नई कुमुक आती, तब तक भारत के 20 सैनिक मारे जा चुके थे। जवाबी हमले में हमारे जवानों ने कम से कम 43 चीनी सैनिकों को मार गिराया। यह बात और है कि चीन ने अपने 3 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की। भारत ने गलवान में शहीद प्रत्येक भारतीय सैनिक की पहचान सार्वजनिक की, लेकिन चीन ने ना तो अपनी जनता को और ना ही विदेशी मीडिया को किसी तरह की जानकारी हासिल होने दी। जब एक चीनी पत्रकार ने चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर जारी की तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह सोशल नेटवर्क साइट पर गलवान में मारे गए अपने परिवार के सैनिक सदस्य या रिश्तेदार की खबर और फोटो शेयर करने वाले चीनी नागरिकों के मैसेज न केवल हटा दिए गए बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। हाल ही में चीन सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसके तहत इस तरह की किसी भी खबर को चीनी सेना का अपमान करना माना जाएगा और पत्रकार एवं उसके अखबार को देशद्रोह की सजा दी जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत की मदद के नाम पर पाकिस्तानी एनजीओ ने जुटाया 158 करोड़ चंदा, टेरर फंडिंग में इस्तेमाल की आशंका। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित पाकिस्तान से जुड़े चैरिटी संगठनों ने कोविड संकट से भारत की मदद करने के नाम पर काफी चंदा इकट्ठा किया है। इसमें कहा गया है कि दान किए गए लाखों डॉलर का उपयोग विरोधों को भड़काने और एक मुश्त आतंकी हमलों को प्रायोजित करने के लिए किए जाने की संभावना है। डिसइन्फो लैब ने कोविड-19 स्कैम 2021 का खुलासा किया। रिपोर्ट में इसे मानवीय सहायता के नाम पर किए गए इतिहास के सबसे बुरे घोटालों में से बताया गया है, क्योंकि हेल्पिंग इंडिया ब्रीद के नाम पर लाखों डॉलर की चोरी की गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत को दुनिया भर से मदद मिली। हालांकि कुछ संगठनों ने दान के नाम पर अवैध रूप से धन इकट्ठा करने के लिए संकट का उपयोग किया। डिसइन्फो लैब ने कई ऐसे चैरिटी संगठनों का पर्दाफाश किया जो भारत के नाम का फायदा उठाकर धन जुटाने में कामयाब रहे। इन संगठनों के कट्टरपंथी इस्लामवादियों और आतंकवादी संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और इन्हें पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। ऐसा ही एक इस्लामिक संगठन है उत्तरी अमेरिका का IMANA, इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका, जिसने कोरोना संकट में भारत की मदद के बहाने दुनिया भर के लोगों द्वारा दान किया गया दसियों करोड़ का फंड चोरी किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक बार फिर मुश्किल में कांग्रेस। पंजाब राजस्थान के बाद अब केरला में कलह शुरू। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान और पंजाब के बाद अब पार्टी को दक्षिण के मोर्चे पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केरल कांग्रेस के एक वर्ग का कहना है कि हाईकमान की ओर से उन्हें नजरअंदाज करने और साइडलाइन किया जा रहा है। 2 मई को केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पार्टी हाईकमान ने एक्शन लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष ए रामचंद्रन के अलावा विपक्ष के नेता रमेश चनिथला को पद से हटा दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हाईकमान के एक्शन के बाद रमेश चनिथला के समर्थक भड़क गए और अब उन्होंने आरोप लगाया है कि भले ही उन्हें पद से हटाया गया है, लेकिन विदाई सम्मानजनक नहीं रही है। समर्थकों का कहना है कि उन्हें सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को झटका, 43% लोगों ने नहीं खरीदा चाइनीज सामान। जी हां दोस्तों, लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प को 1 साल पूरा हो गया है। इस झड़प में भारत के कई जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनातनी बढ़ गई थी। जनाक्रोश के बीच भारत सरकार ने टिकटॉक समेत चीन के कई लोकप्रिय ऐप्स पर पाबंदी लगा दी थी। साथ ही देश में चीन में बने सामान के बहिष्कार की मांग ने भी फिर जोर पकड़ा। गलवान घाटी के संघर्ष के बाद क्या आम भारतीय का मूड भी चीनी उत्पादों के इस्तेमाल को लेकर बदला? इस पर जब लोकल सर्कल्स ने सर्वे किया तो 43% ने कहा कि उन्होंने बीते 1 साल में चीन में बना कोई सामान नहीं खरीदा। वहीं जिन लोगों ने सामान खरीदा भी, उनमें 70% का कहना था कि उन्होंने प्रोडक्ट के मुकाबले उसकी कीमत को देखते हुए यानी किफायत की वजह से सामान खरीदा। वहीं 40% लोगों ने खासियत की वजह से और 38% ने बेहतर क्वालिटी की वजह से सामान खरीदा। जिन लोगों ने चीन के सामान खरीदे उनमें 60% ने सिर्फ 1 या 2 आइटम ही खरीदे। इनमें ऐसे लोगों की संख्या 1% थी जिन्होंने पिछले 1 साल में 20 से ज्यादा चाइनीज आइटम खरीदे। इसी तरह 15 से 20 चाइनीज आइटम खरीदने वालों की संख्या भी इतनी ही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बर्फ पिघलने के साथ ही चीनी सैनिकों ने फिर बढ़ाई सीमा पर गश्त, भारतीय जवान भी रख रहे नजर। जी हां दोस्तों, उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फ पिघलने के साथ ही चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा पर गश्त बढ़ा दी है। सर्दी में निचले क्षेत्रों में स्थित कैंपों में लौटे सैनिक बर्फ कम होने के बाद फिर से ऊपरी इलाकों की ओर बढ़ने
बढ़ने लगे हैं। सीमा पर तैनात भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी चीन की हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। लद्दाख में सीमा विवाद और भारत के लिपुलेख तक सड़क पहुंचाने के बाद से चीन बौखलाया हुआ है। उसने भारतीय सीमा से सटे क्षेत्रों में पहले की तुलना में ज्यादा सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। पिछले वर्ष नवंबर तक चीनी सैनिकों के भारतीय सीमा के बेहद करीब तक गश्त करने की सूचनाएं आती रही हैं। नवंबर के बाद भारी बर्फबारी होने से चीनी सैनिक ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और उन्हें उच्च हिमालयी क्षेत्रों से निचले क्षेत्रों की ओर लौटना पड़ा था। सूत्रों के अनुसार अब वह बर्फ के पिघलने और मौसम के सामान्य होने के बाद फिर से चीनी सैनिक ऊपरी क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगे हैं। चीनी सैनिकों की हलचल बढ़ते देख भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी चौकस हो गई हैं। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल ड्रैगन की हरकतों के बाद से सीमा पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के जवान भी चीन सीमा पर लगातार गश्त कर रहे हैं। काला पानी विवाद के बाद नेपाल ने भी सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। नेपाल भारतीय सीमा से सटे क्षेत्रों में बीओपी स्थापित करने का काम कर रहा है। इसके अलावा सीमा के गांवों के लिए जाने वाले पैदल रास्तों को ठीक करने का काम कर रहा है। दारचूला से तिंकर के लिए बन रही सड़क निर्माण में भी तेजी देखी गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन और नेपाल सीमा पर भारत ने मजबूत किया सूचना तंत्र। जी हां दोस्तों, चीन और नेपाल के बीच विवाद के बाद भारत सीमा से लगे गाँव में सूचना तंत्र को मजबूत करने जुट गया है। सूचना तंत्र के मजबूत होने से चीन और नेपाल सीमा से लगे गाँव की सूचनाओं का आसानी से आदान प्रदान हो पाएगा। वाईफाई सेवा की शुरू होने से जहां सीमांत के लोगों को फायदा हुआ है, वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा, आदि कैलाश और भारत चीन व्यापार पर जाने वाले व्यापारियों और सुरक्षा एजेंसियों को फायदा होगा। समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चीन और नेपाल सीमा से लगे गूंजी गांव में वाईफाई सेवा शुरू कर दी है। गूंजी भारतीय सेना, आईटीबीपी, एसएसबी, बीआरओ के साथ ही अन्य सुरक्षा एजेंसियों के मुख्य कार्यालय हैं। इसके बाद सेना और अन्य इकाइयां पड़ती है। गूंजी में वाईफाई सेवा के शुरू होने से सुरक्षा एजेंसियों को भी काफी मजबूती मिली है। बता दें कि गूंजी KMVN के गेस्ट हाउस भी मौजूद है। यहाँ पर कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश यात्री रुकते हैं। पूर्व में यहाँ पर संचार की सुविधा नहीं होने से यात्रा पर गए लोग परिजनों से बेमुश्किल संपर्क कर पाते थे। यहाँ पर वाईफाई सेवा के शुरू होने के बाद अब यात्री भी आसानी से परिजनों से संपर्क और इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। गूंजी में वाईफाई सेवा के शुरू होने पर ग्राम प्रधान सुरेश सिंह गुंजियाल, सरपंच लक्ष्मी गुंजियाल, एवरेस्ट विजेता मोहन सिंह गुंजियाल, भारत चीन व्यापार समिति के उपाध्यक्ष दिनेश गुंजियाल, हरीश गुंजियाल, पूर्व प्रधान जसमा देवी सहित कई लोगों ने खुशी जताई है। भारत चीन व्यापार के दौरान गूंजी में खुलती बैंक शाखा और कस्टम ऑफिस, पिथौरागढ़, भारत चीन के बीच तकला कोट मंडी में 1 जून से 31 अक्टूबर तक चलने पर व्यापार के लिए गूंजी में बैंक शाखा, कस्टम ऑफिस भी खुलता है। संचार सेवा नहीं होने से बैंक और कस्टम ऑफिस के संचालन में दिक्कतें होती थी। वाईफाई सेवा के शुरू होने के बाद व्यापार की सूचनाओं का आसानी से आदान प्रदान। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 4 दिन में 2 बार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ महामंथन, पीएम मोदी के मन में क्या चल रहा है? जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनों में 2 बार अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों और बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर चुके हैं। पीएम ने सोमवार को ही दूसरी मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रभारी संगठन महासचिव BL संतोष से बातचीत की। मोदी ने रसायन एवं उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा और सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह से भी बात की है। इससे पहले मोदी ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ मीटिंग की थी। नड्डा और संतोष उस मीटिंग में भी शामिल रहे थे। हालांकि पार्टी का कहना है कि ऐसी मुलाकातें और बैठकें नियमित कामकाज का हिस्सा है, लेकिन ताजा बैठकों के दौर ने सबका ध्यान इसलिए विशेष तौर पर आकर्षित किया है क्योंकि लंबी अवधि के बीच पीएम ने सरकार और संगठन के लोगों के साथ आमने सामने बैठकर बात की है। ऐसे में बैठक के मुद्दों को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं और इसी क्रम में सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य बढ़ाने की तरकीब पर भी बातचीत हो रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री अपनी सरकार के कामकाज में और निखार लाना चाहते हैं, जिसके लिए वो सरकार में हिस्सेदार शख्सियतों से लेकर संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों तक से ये रायशुमारी कर रहे हैं। वो सरकार और संगठन के बीच तालमेल बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। इस कारण भी मीटिंग में सरकार और संगठन दोनों के प्रतिनिधियों को एक साथ शामिल कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कुलभूषण जाधव पर फंसी पाकिस्तान की इमरान सरकार, नवाज शरीफ पर निकाली भड़ास। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फंसे पाकिस्तान में अब इस पर पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने आरोप लगाया है कि देश के पूर्ववर्ती नवाज शरीफ सरकार ने कुलभूषण जाधव मामले को लेकर लापरवाही बरती। संसद में कुलभूषण जाधव को लेकर बिल पास करने पर घिरे कुरैशी ने सफाई दी कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत की चाल को नाकाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कुरैशी ने कहा, यह PMLN नवाज शरीफ की पार्टी है जिसने कुलभूषण जाधव मामले में लापरवाही बरती। उन्होंने कहा कि जिन कदमों को हमारी सरकार ने उठाया है उसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेशों और सिफारिशों को लागू करने के लिए किया गया है। इससे पहले विपक्ष ने कुलभूषण जाधव पर बिल पेश करने के दौरान जमकर हंगामा किया था। उसने आरोप लगाया था कि इमरान सरकार कुलभूषण मामले को ठीक से संभालने में
फेल साबित हुई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पाकिस्तान को फंसाना चाहता है, इसलिए हमें यह बिल पेश करना पड़ा है। इससे पहले पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय बंदी कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत मिल गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली ने कुलभूषण जाधव को उच्च अदालतों में अपील करने की मंजूरी देने वाले बिल को अपनी स्वीकृति दे दी। सैन्य अदालत की ओर से मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी। इस बिल में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुरूप मौत की सजा की समीक्षा करने और पुनर्विचार करने के ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। जानकारों का कहना है कि कुलभूषण जाधव के पाकिस्तान की उच्च अदालतों में अपील करने पर उनके भारत वापस भेज जाने की संभावना बन सकती है। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव को वर्ष 2016 में बलूचिस्तान से पकड़ा गया था और उसे जासूसी के आरोप में उसी साल एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज किया है और कहा कि कुलभूषण जाधव को ईरान के चाबहार पोर्ट से किडनैप किया। करते हैं अगली खबर की तरफ। गलवान घाटी में हिमाकत कर चीन ने खुद को ही पहुंचाया नुकसान, साल भर में इतनी मजबूत हो गई सेना वायुसेना। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने पिछले साल अप्रैल महीने से ही सीमा विवाद शुरू कर दिया था। इसके बाद 15 जून को पूरे मामले ने तब हिंसक रूप ले लिया जब गलवान घाटी में भारत और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी आमने सामने की स्थिति में आ गई थी। इस हिंसक टकराव में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के भी कई जवान मारे गए। एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पूर्वी लद्दाख के कुछ पॉइंट्स पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि इस एक साल में भारतीय सेना और वायुसेना ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है और चीन की किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए पूरी तरह से बॉर्डर पर मुस्तैद है। 15 जून 2020 को चीनी सेना ने गलवान घाटी में हिंसक झड़प करके खुद का अधिक नुकसान कर लिया। जहां भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली है, वहीं राफेल लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल करके भारतीय वायुसेना पहले से अधिक ताकतवर हो गई है। यूं तो बॉर्डर पर पिछले कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम चल रहा था, लेकिन पिछले एक साल में इसमें और तेजी आई है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सड़क को सुगम बनाने के लिए दिन रात काम में जुटा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क उमलिंगला, मार्समिकला या खारदुंगला सहित सभी क्षेत्रों में सभी फॉरवर्ड जगहों के लिए सड़क संपर्क में सुधार किया गया है। उन्हें बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की मदद से पूरे साल सेना की आवाजाही के लिए खुला रखा गया। उन्होंने यह भी कहा कि कनेक्टिविटी ने हमें अपने सभी फॉरवर्ड स्थानों को साल भर सप्लाई करने में मदद की है और हमें कुछ ही समय में सैनिकों को तैनात करने की क्षमता दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गलवान झड़प का एक साल, बॉर्डर पर अड़ा है चीन, भारतीय सेना भी जवाब देने को तैयार। जी हाँ दोस्तों, गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई झड़प को एक साल होने को है। बीते साल 15 जून को लद्दाख की बर्फीली गलवान नदी के किनारे दोनों देशों के बीच हुई सैन्य झड़प में दोनों ही तरफ जनहानि हुई थी, जिसके बाद अभी भी चीन बॉर्डर पर तैनात है। वहीं भारतीय सेना भी खुद को मजबूत करने में पूरी तरह जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक सेना ने लद्दाख में 50,000 से 60,000 सैनिकों की मौजूदा तैनाती को अधिक समय तक बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया है। इसी साल फरवरी में पैंगोंग में जब एक बार फिर चीनी सेना ने जैसे ही खुदाई करना शुरू किया, भारतीय सेना ने मौके पर उसे रोकते हुए खुद को चीन का सामना करने के लिए तैयार कर लिया। बता दें कि कोर कमांडर लेवल पर 11 दौर की सैन्य वार्ता के बाद भी पैंगोंग में कोई सफलता नहीं मिली है। भारतीय सेना पिछले एक साल से लद्दाख में 50,000 सैनिकों के साथ तैनात है। इसी तैनाती में जरा भी बदलाव नहीं आया, जबकि यहाँ तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे गिर जाता है। ऐसे में साफ जाहिर है कि भारत चीन का सामना करने के लिए हर तरह से तैयार है और लगातार खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। वहीं भारतीय सैनिक सिर्फ जमीन पर ही मौजूद नहीं है, बल्कि चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रणनीति में बदलाव और निगरानी को बढ़ाया गया है। इसमें पैंगोंग झील में तैनात की जाने वाली नई नावें भी शामिल हैं। इस बीच जानकारी आ रही है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी तैनाती को एक बार फिर बढ़ा दिया है। इसके साथ ही चीनी वायुसेना ने हाल ही में भारतीय सीमा के करीब एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया। इस अभ्यास के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। इन देशों के बीच बातचीत के दौरान चीनी पक्ष डेमचोक के पास विवादित क्षेत्रों गोगरा हाइट्स, हॉट स्प्रिंग्स, देपसांग प्लेन्स और सीएनएन जंक्शन से हटने के लिए अनिच्छा दिखा रहा है। भारत की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि विवादित क्षेत्रों पर चीन के पीछे हटने की सूरत में ही भारत सैनिकों को पीछे हटाने पर विचार करेगा। भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों ने भी लद्दाख सेक्टर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ अन्य पहाड़ी इलाकों में ग्रीष्मकालीन तैनाती करनी शुरू कर दी है। भारतीय और चीनी दोनों सेनाओं ने पिछले साल से सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर रखी है। शुगर सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और उत्तर पूर्वी सीमाओं में सैनिकों की तैनाती को भी मजबूत किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। G7 ने उठा वुहान लैब का मुद्दा, अमेरिका ने चीन से मांगा डाटा। जी हां दोस्तों, 7 समंदर पार चीन को घेरने का मिशन ड्रैगन तैयार हो चुका है। 2 साल से कोरोना की उत्पत्ति का सस्पेंस
सस्पेंस पूरी दुनिया झेल रही है, लेकिन अब 7 देश मिलकर चीन से 2 टूक जवाब चाहते हैं। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि वुहान लैब की थ्योरी क्या है, कोरोना कैसे फैला। G7 देशों ने आज चीन को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाई है। साफ है, चीन को अब उसी का झूठ भारी पड़ने वाला है। ब्रिटेन की धरती पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वुहान लैब की जानकारी साझा न करने पर चीन पर निशाना साधते हुए चीन को अपनी जिम्मेदारी की याद दिलाई। बता दें, चीन ने WHO की टीम से वुहान लैब का डाटा शेयर करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कई देशों ने चीन से सहयोग करने की अपील की थी, लेकिन चीन अब तक चुप्पी साधे बैठा था। अब G7 में इस मुद्दे के उठने के बाद चीन के इस मुद्दे पर चुप रहना बेहद ही मुश्किल हो गया है। G7 की बैठक में ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने भी साफ साफ वुहान लैब की पारदर्शी जांच की मांग की, यानी पूरी दुनिया अब चीन से हिसाब मांग रही है। वुहान लैब में ऐसा क्या है जिसे छिपाने के लिए जिनपिंग पूरी दुनिया को नाराज कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है जिस पर पर्दा डालने के लिए चीन धमकी देने पर उतर आया है? चीन पर उठे सवालों पर लंदन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि वह समय काफी पहले बीत गया जब देशों के छोटे समूह वैश्विक फैसले लिया करते थे। हर मोर्चे पर खुद को घिरता देश चीन बौखलाहट पलटवार करने की कितनी भी कोशिश कर रहे, उसका हर झूठ अब बेनकाब हो चुका है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।